हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी समष्टि अर्थशास्त्र का चैप्टर नंबर 9 का वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। देखिए, अलग अलग बुक में अलग अलग चैप्टर नेम हो सकता है लेकिन टॉपिक सेम होते हैं। ठीक है, जैसे कि एनसीईआरटी में आप लोग का 6 चैप्टर दिया है। आप लोग सोचोगे कि मैम ये 9th चैप्टर कहाँ से करा रही है ना, एनसीईआरटी जो बुक पढ़ रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपना टॉपिक मिलाते जाइए। देखिए, अतिरेक मांग जो है एक्सेस डिमांड जिसे इंग्लिश में कहते हैं, और अभावी मांग जिसे इंग्लिश में कहते हैं डिफिशिएंट डिमांड, ये वाला जो टॉपिक है उसका आप लोग का अच्छे से मैं उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करवा दे रही हूँ। एक एक निकाल के जितने भी आप लोग का रिपीट हुआ है प्रीवियस एग्जाम्स में सारा कंप्लीट करवा दे रही है, क्योंकि आप लोग को पता होगा इस बार 2021 में बोर्ड एग्जाम में 40 मार्क्स का सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर आएगा। ठीक है, तो अभी मैक्रो इकोनॉमिक्स का 9th चैप्टर चल रहा है यानी 1 to 9, ये 9th नंबर चैप्टर है। और इससे पहले मैंने जो कराया वो सब भी आप लोग देख सकते हैं। मैं कमेंट बॉक्स में आप लोग का लिंक डाल दे रही हूँ, आप लोग देख लेना। ठीक है, स्टार्टिंग से। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का अगर पूरा 12th चैप्टर मैं करवा रही हूँ। आप लोग का एनसीईआरटी में 6 चैप्टर ही होगा, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। सब एक ही चीज है, बस चैप्टर नेम इसमें थोड़ा सा बढ़ गया है। मैं टॉपिक वाइज करवा रही हूँ इसीलिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि अर्थव्यवस्था में आय का संतुलन स्तर पूर्ण रोजगार से पूर्व निर्धारित होता है, इसे इस स्थिति के रूप में माना जाता है। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था में आय का संतुलन स्तर पूर्ण रोजगार से पूर्व निर्धारित होता है, तो इस स्थिति को क्या माना जाता है। ठीक है, इफ इनकम इक्विलिब्रियम लेवल इन द इकोनॉमी इज डिटरमाइंड एट द लेवल बिफोर फुल एम्प्लॉयमेंट, इट इज नोन एज द स्टेट ऑफ। इस स्टेट को कैसे क्या चीज से माना जाता है? अभावी मांग, डिफिशिएंट डिमांड, या फिर अतिरेक मांग, एक्सेस डिमांड, या फिर ऑप्शन ए तथा बी दोनों, बोथ ए एंड बी, या फिर इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अभावी मांग, डिफिशिएंट डिमांड। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्योंकि यदि अर्थव्यवस्था में आय का संतुलन स्तर पूर्ण रोजगार से पूर्व निर्धारित होता है, तो इस स्थिति को अभावी मांग के रूप में माना जाता है। ठीक है, इफ इनकम इक्विलिब्रियम लेवल इन द इकोनॉमी इज डिटरमाइंड एट द लेवल बिफोर फुल एम्प्लॉयमेंट, इट इज नोन एज द स्टेट ऑफ डिफिशिएंट डिमांड। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, केन्स के अर्थशास्त्र में अभावी मांग परिणाम है। इन केनीजियन इकोनॉमिक्स डिफिशिएंट डिमांड रिजल्ट्स इन पूर्ण रोजगार संतुलन, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, या ऑप्शन बी है अल्प पूर्ण रोजगार संतुलन, अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, या ऑप्शन सी है ए तथा बी दोनों, बोथ ए एंड बी, या ऑप्शन डी है उपरोक्त कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अल्प पूर्ण रोजगार संतुलन, अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। ठीक है, क्योंकि इन केनीजियन इकोनॉमिक्स डेफिशिएंट डिमांड रिजल्ट्स इन अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। केन्स के अर्थशास्त्र में अभावी मांग अल्प पूर्ण रोजगार संतुलन का परिणाम है। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखो, आप लोगों को कुछ नहीं, खाली ध्यान से सुनो, देखो क्वेश्चन को। आप लोग उस टाइम जब बोर्ड एग्जाम में आप लोग जब लिखने जाओगे तो ये क्वेश्चन पढ़ोगे और 4 ऑप्शन रहेगा, तो आप लोग को याद आ जाएगा कि मैम ये बताई थी, तो बस आप लोग फट से टिक आउट कर दोगे ना, आंसर लिख कर आ जाओगे। तो इसलिए ध्यान से सुनो, इसे समझो। निम्न में से कौन सत्य है? देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये जो दिया हुआ है 4 ऑप्शन ए बी सी डी, उसमें से कौन सा सत्य है, ट्रू है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? ऑप्शंस देखो क्या क्या दिए। ऑप्शन ए है मांग में कमी से रोजगार का स्तर घटता है, एम्प्लॉयमेंट लेवल डिक्लाइंस ड्यू टू डिक्रीज इन डिमांड, या फिर ऑप्शन बी है देश में अभावी मांग के कारण मूल्य स्तर घटता है, प्राइस लेवल फॉल्स ड्यू टू डिफिशिएंट डिमांड इन द कंट्री, या फिर ऑप्शन सी है अभावी मांग के कारण उत्पादन स्तर घटता है, आउटपुट लेवल फॉल्स ड्यू टू डिफिशिएंट डिमांड, या फिर ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी, ऑल द अबव। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, क्योंकि मांग में कमी से रोजगार का स्तर घटता है, ये भी सत्य है, ट्रू है। एम्प्लॉयमेंट लेवल डिक्लाइंस ड्यू टू डिक्रीज इन डिमांड, इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। एंड देश में अभावी मांग के कारण मूल्य स्तर घटता है,
हाँ, देश में अभावी मांग के कारण मूल्य स्तर घटता है, यह भी ट्रू है, सत्य है। प्राइस लेवल फॉल्स ड्यू टू डिफिशिएंट डिमांड इन द कंट्री, ठीक है। अभावी मांग के कारण उत्पादन स्तर घटता है, ये भी ट्रू है, सच बात है कि आउटपुट लेवल फॉल्स ड्यू टू डिफिशिएंट डिमांड, ठीक है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑल दी अबव, उपरोक्त सभी। अब देखो 4th नंबर क्वेश्चन है, चौथा प्रश्न है, विस्फीतिक अंतराल एक माप है। डिफ्लेशनरी गैप इज अ मेजर ऑफ, किस चीज का मेजर है, किस चीज का माप है? विस्फीतिक अंतराल जो है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं डिफ्लेशनरी गैप, ये किस चीज का मेजर है, किस चीज का माप है? कुल मांग का, या फिर कुल मांग जिसे इंग्लिश में कहते हैं एग्रीगेट डिमांड, या फिर कुल पूर्ति एग्रीगेट सप्लाई, या अतिरेक मांग एक्सेस डिमांड, या अभावी मांग डेफिशिएंट डिमांड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डेफिशिएंट डिमांड। विस्फीतिक अंतराल जो है वो अभावी मांग का एक माप है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। डिफ्लेशनरी गैप इज अ मेजर ऑफ डेफिशिएंट डिमांड, ठीक है। अब देखो 5th नंबर क्वेश्चन है, 5वां प्रश्न है, निम्न में किस कारण से अधिक के मांग उत्पन्न होते हैं? देखो यहाँ पे कुछ ABCD करके ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से कौन सा कारण से अधिक मांग का उत्पन्न होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रीजन ऑफ अपीयरिंग सरप्लस डिमांड? सरप्लस डिमांड किसके वजह से होता है? देखो ऑप्शंस दिए हैं, लोक व्यय में वृद्धि, इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, या फिर मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि, इंक्रीज इन मनी सप्लाई, या फिर करों में कमी, फॉल इन टैक्सेस, या ऑप्शन डी दिया हुआ है उपरोक्त सभी, ऑल द अबव। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑल द अबव, ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि अधिक के मांग क्यों उत्पन्न होता है? रीजन ऑफ अपियरिंग सरप्लस डिमांड क्या क्या है? इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, इंक्रीज इन मनी सप्लाई, फॉल इन टैक्सेस, ये सब कुछ है, ठीक है। क्या क्या कारण है इसके अधिक के मांग के? लोक व्यय में वृद्धि, मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि, करों में कमी। तो देखो ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में आ सकता है कि अधिक मांग उत्पन्न होने के क्या कारण है। तो आप लोग 3 पॉइंट ऐसे लिख सकते हैं इसको, ठीक है। देखो जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं या शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होते हैं, ये लॉन्ग क्वेश्चन आंसर होते हैं, सब कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अगर एक चैप्टर का है तो सब एक दूसरे से जुड़ा होता है। जैसे अभावी मांग के निम्न कारण है, कौन सा कारण है? फॉलोइंग इज द रीजन फॉर डिफिशिएंट डिमांड। डिफिशिएंट डिमांड का क्या रीजन है? तो आपसे ये पूछ सकता है शॉर्ट में कि डिफिशिएंट डिमांड के क्या कारण होते हैं। तो आप लोग को लिखना होगा 3-4 पॉइंट। मान लो 2 मार्क्स का है तो 2 पॉइंट तो एटलीस्ट लिखना ही होगा। तो वही ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, सब घुमा फिरा के एक ही टॉपिक पे दिया रहता है ना। तो देखो अभावी मांग के निम्न कारण है, क्या कारण है? फॉलोइंग इज द रीजन फॉर डिफिशिएंट डिमांड। उपभोग प्रवृत्ति में वृद्धि, राइज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, या फिर घाटे का वित्त, डिफिसिट फाइनेंसिंग, या फिर ऑप्शन सी है निर्यात में वृद्धि, राइज इन एक्सपोर्ट, या ऑप्शन डी करों में वृद्धि, इंक्रीज इन टैक्सेस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा करों में वृद्धि, इंक्रीज इन टैक्सेस, ठीक है। डिफिशिएंट डिमांड का क्या रीजन है? इंक्रीज इन टैक्सेस। इंक्रीज इन टैक्सेस इज द रीजन फॉर डिफिशिएंट डिमांड। अभावी मांग के क्या कारण है? करों में वृद्धि के कारण अभावी मांग होता है, ठीक है। अब देखो 7th नंबर क्वेश्चन है, 7वां प्रश्न इस चैप्टर का। अतिरेक मांग का निम्न प्रभाव होता है। एक्सेस डिमांड हैज द फॉलोइंग इफेक्ट। एक्सेस डिमांड का क्या इफेक्ट होता है? अतिरेक मांग का क्या प्रभाव होता है? ऑप्शंस देखो क्या क्या दिए हैं। सामान्य कीमत स्तर में वृद्धि, राइज इन जनरल प्राइस लेवल, ऑप्शन बी है उत्पादन में कमी, फॉल इन आउटपुट, या ऑप्शन सी है रोजगार स्तर में वृद्धि, राइज इन द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, या ऑप्शन डी है कीमत स्तर में कमी, फॉल इन प्राइस लेवल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सामान्य कीमत स्तर में वृद्धि, ठीक है। अतिरेक मांग का निम्न प्रभाव होता है, क्या प्रभाव होता है? अतिरेक मांग का निम्न प्रभाव होता है, क्या प्रभाव होता है? सामान्य कीमत स्तर में वृद्धि, राइज इन जनरल प्राइस लेवल। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एक्सेस डिमांड का क्या इफेक्ट होता है? कीमत स्तर में, सामान्य कीमत स्तर में वृद्धि हो जाता है एक्सेस डिमांड से, ठीक है। अतिरेक मांग से कीमत स्तर में वृद्धि हो जाता है, एक्सेस डिमांड से क्या होता है? राइज इन जनरल प्राइस लेवल। अब देखो 8th नंबर क्वेश्चन, 8वां प्रश्न है। अतिरेक मांग का राजकोषीय उपाय है। अतिरेक मांग का राजकोषीय उपाय क्या है? इनमें से जो ऑप्शंस दिए हैं उसमें से आपको बताना है, ठीक है। तो फिस्कल रेमेडी फॉर एक्सेस डिमांड,
एक्सेस डिमांड का फिस्कल रेमेडी क्या होगा? बैंक दर में वृद्धि, इंक्रीज इन बैंक रेट, या ऑप्शन बी है सरकारी प्रतिभूतियों का खुले बाजार में विक्रय, सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट, या ऑप्शन सी है सरकारी व्ययों में कमी, कट इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, या ऑप्शन डी है कर के दरों में कमी, कट इन टैक्स रेट्स। ठीक है, तो अतिरिक्त मांग का राजकोषीय उपाय क्या होता है मालूम है आपको? सरकारी व्ययों में कमी। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सरकारी व्ययों में कमी करके अतिरिक्त मांग का उपाय किया जा सकता है, अतिरिक्त मांग को ठीक किया जा सकता है। ठीक है, फिस्कल रेमेडी फॉर एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड का फिस्कल रेमेडी क्या है? कट इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग। गवर्नमेंट का जो व्यय है, स्पेंडिंग है, उसको कम कर दो तो क्या होगा? फिस्कल एक्सेस डिमांड जो है वो ठीक हो जाता है, अतिरिक्त मांग। क्वेश्चन नंबर 9 है, देखो 9वां प्रश्न है इस चैप्टर का। अतिरिक्त मांग का मौद्रिक उपाय है। अतिरिक्त मांग का मौद्रिक उपाय क्या होता है? मॉनेटरी रेमेडी फॉर एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड का मॉनेटरी रेमेडी आपको बताना है इसमें से। ठीक है, ऑप्शंस देखो क्या क्या दिए। ऑप्शन ए है सरकारी व्ययों में कमी, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर शुड बी रिड्यूस्ड, या फिर ऑप्शन बी है रेपो दर में वृद्धि, इंक्रीज इन रेपो रेट, या फिर ऑप्शन सी है CRR में कमी, कट इन CRR, या ऑप्शन डी है लोगों पर कर के भार को कम करना, रिड्यूसिंग द टैक्स बर्डन ऑन द पीपल। अतिरिक्त मांग का मौद्रिक उपाय क्या होता है? रेपो दर में वृद्धि, इंक्रीज इन रेपो रेट। ठीक है, मॉनेटरी रेमेडी फॉर एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड का मॉनेटरी रेमेडी क्या होता है? इंक्रीज इन रेपो रेट। रेपो रेट में इंक्रीज करके एक्सेस डिमांड को हम लोग क्या कर सकते हैं? ठीक कर सकते हैं। रेपो दर में वृद्धि करके अतिरिक्त मांग का मौद्रिक उपाय किया जाता है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब देखो 10 नंबर क्वेश्चन है, 10th नंबर क्वेश्चन। निम्न में से अभावी मांग की मौद्रिक उपाय का नाम दे। अभावी मांग का मौद्रिक उपाय, निम्न में से अभावी मांग की मौद्रिक आय का नाम दे। ठीक है, अभावी मांग का मौद्रिक आय का नाम बताना इसमें से आपको। नेम द मॉनेटरी मेजर इंडिकेटेड इन फॉलोइंग ड्यूरिंग डिफिसिएंट डिमांड। लोगों से सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय, परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फ्रॉम द पब्लिक, या फिर ऑप्शन बी है सीमांत कटौती में वृद्धि, इंक्रीज इन मार्जिन रिक्वायरमेंट, या फिर ऑप्शन सी है CRR में वृद्धि, रेजिंग ऑफ CRR, या फिर बैंक दर में वृद्धि, इंक्रीज इन बैंक रेट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोगों से सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय, परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फ्रॉम द पब्लिक। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 11th नंबर क्वेश्चन है, 11वां प्रश्न है। निम्न में से सही कथन को पहचाने। इसमें से 4 आपको कथन दिए, यानी स्टेटमेंट दिए, इसमें से जो सही है उसको पहचानना है, मैंने टिक आउट करना है। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। जो नीचे दिए हुए फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, उसमें से आपको करेक्ट वाला को आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है। ठीक है, ऑप्शन ए है अभावी मांग की स्थिति में सुधार के लिए केंद्रीय बैंक को रेपो दर बढ़ाना चाहिए। टू करेक्ट द सिचुएशन ऑफ डिफिसिएंट डिमांड, द सेंट्रल बैंक शुड राइज द रेपो रेट, या ऑप्शन बी है अतिरिक्त मांग की स्थिति को सुधारने के लिए साख की उपलब्धता को सस्ती की जानी चाहिए। टू करेक्ट सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड, द अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट शुड बी मेड चीपर, ऑप्शन सी है अभावी मांग के दौरान सरकार को लोक कार्य के खर्चों में वृद्धि करनी चाहिए। ड्यूरिंग डिफिसिएंट डिमांड, द गवर्नमेंट शुड इंक्रीज एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक वर्क, यह ऑप्शन डी है सरकार द्वारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से उधार लेना एक मौद्रिक उपाय है। बोरोविंग फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बाय द गवर्नमेंट इज अ मॉनेटरी मेजर। इसमें से कौन सा सेंटेंस आपको सही लग रहा है, करेक्ट लग रहा है, हाँ वो पहचानना है। तो इसका करेक्ट लग रहा है, करेक्ट स्टेटमेंट, अभावी मांग के दौरान सरकार को लोक कार्य के खर्चों में वृद्धि करनी चाहिए, ये करेक्ट है। ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ड्यूरिंग deficient demand, the government should increase expenditure on public work. जब डिफिशिएंट डिमांड हो तो सरकार को पब्लिक वर्क में एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, 12वां प्रश्न है। निम्न मौद्रिक नीति का परिमाणात्मक यंत्र है। फॉलोइंग इज द क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी का
क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट कौन सा है इसमें से बताना है, रेपो दर, रेपो रेट, या खुले बाजार की क्रियाएं, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, या फिर CRR, या उपरोक्त सभी, ऑल दी अबव। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑल दी अबव। ठीक है, क्योंकि मौद्रिक नीति का परिमाणात्मक यंत्र क्या है, रेपो रेट, यानी रेपो दर भी है, खुले बाजार की क्रियाएं भी है, और CRR भी है। ठीक है, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी क्या क्या है, रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस एंड CRR। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑल दी अबव। अब देखो 13 नंबर क्वेश्चन पूछा है, निम्न मौद्रिक नीति का गुणात्मक यंत्र है, फॉलोइंग इज द क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी का क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट कौन सा है वो बताना है। ठीक है, क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति का गुणात्मक यंत्र कौन सा है वो बताना है। चलो ऑप्शन बताती हूँ आपको। ऑप्शन ए है सीमांत कटौती, इम्पोजिंग मार्जिन रिक्वायरमेंट, या ऑप्शन बी है LRR में परिवर्तन, वराइंग लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट। याद रखिएगा LRR का फुल फॉर्म क्या है, लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट। ठीक है, या फिर ऑप्शन सी है खुले बाजार की क्रियाएं, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, या ऑप्शन डी है बैंक दर, बैंक रेट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सीमांत कटौती, इम्पोजिंग मार्जिन रिक्वायरमेंट। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मौद्रिक नीति का गुणात्मक यंत्र क्या होता है, सीमांत कटौती। ठीक है, सीमांत कटौती मौद्रिक नीति का गुणात्मक यंत्र है। ठीक है, इम्पोजिंग मार्जिन रिक्वायरमेंट इज द क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, किसका गुणात्मक यंत्र है, मौद्रिक नीति का गुणात्मक यंत्र है कौन, सीमांत कटौती। अब देखो 14 नंबर क्वेश्चन है, साख की सस्ती एवं आसान उपलब्धता का निम्न प्रभाव पड़ता है। यानी कि अगर साख जो है वो सस्ता और आसानी से उपलब्ध हो जाए तो उससे क्या प्रभाव पड़ता है। फॉलोइंग इज द इम्पैक्ट ऑफ चीप एंड इजिली अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट। अगर क्रेडिट जो है वो चीप हो और इजिली अवेलेबल हो तो क्या इम्पैक्ट होता है, एडी घटेगा, एडी माने एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, समग्र मांग घटेगा, या फिर ऑप्शन बी है एडी बढ़ेगा, एडी विल राइज, या ऑप्शन सी है अर्थव्यवस्था पर विस्फीतिक प्रभाव, डिफ्लेशनरी इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी, या फिर ऑप्शन डी है स्टॉक में वृद्धि, इंक्रीज इन इन्वेंट्रीज। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एडी बढ़ेगा। ठीक है, एडी विल राइज, एडी मीन्स एग्रीगेट डिमांड, समग्र मांग जिसे हिंदी में कहते हैं, समग्र मांग जो है वो बढ़ेगा। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगर साख सस्ता और आसानी से उपलब्ध हो जाए तो क्या होता है, समग्र मांग जो है वो बढ़ जाता है, बढ़ेगा। ठीक है, चीप एंड इजिली अवेलेबल हो अगर क्रेडिट तो क्या होता है, एडी विल राइज, एग्रीगेट डिमांड विल राइज। अब देखो 15 नंबर क्वेश्चन है, 15वां प्रश्न है, केंद्रीय बैंक के द्वारा स्फीतिक अंतराल को ठीक किया जाता है इनके द्वारा। यानी केंद्रीय बैंक कैसे स्फीतिक अंतराल को ठीक करता है, किसके द्वारा, इसमें से जो ऑप्शन दिए इनमें से क्या करके वो स्फीतिक अंतराल को ठीक करता है केंद्रीय बैंक। इन्फ्लेशनरी गैप कैन बी कंट्रोल्ड बाय द सेंट्रल बैंक, बाय सेंट्रल बैंक जो है वो इन्फ्लेशनरी गैप को किस तरह से कंट्रोल करता है, बैंक दर में कमी द्वारा, रिड्यूसिंग बैंक रेट, या ऑप्शन बी है SLR में कमी द्वारा, रिड्यूसिंग SLR, या ऑप्शन सी है सरकारी प्रतिभूतियों का विक्रय करना, सेलिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, या ऑप्शन डी है सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय करना, बाइंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सरकारी प्रतिभूतियों का विक्रय करना, सेलिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो है उसको बेचकर, उसको सेल करके इन्फ्लेशनरी गैप को सेंट्रल बैंक जो है वो ठीक करता है। ठीक है, सरकारी प्रतिभूतियों का विक्रय करके, यानी सरकारी प्रतिभूतियों को बेचकर केंद्रीय बैंक जो है स्फीतिक अंतराल को ठीक करता है। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, केंद्रीय बैंक स्फीतिक अंतराल को कैसे ठीक करता है, सरकारी प्रतिभूतियों को बेचकर, है ना, विक्रय करके। इन्फ्लेशनरी गैप कैन बी कंट्रोल्ड बाय द सेंट्रल बैंक बाय सेलिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 इज 16वां प्रश्न है, केंद्रीय बैंक द्वारा विस्फीतिक अंतराल को ठीक किया जा सकता है। डिफ्लेशनरी गैप कैन बी deflationary gap can be corrected by the central bank by
यानी कि सेंट्रल बैंक जो है वो डिफ्लेशनरी गैप को कैसे ठीक करता है, कैसे कंट्रोल करता है, मीन्स करेक्शन कैसे करता है उसका। देखो ऑप्शन दिए, ऑप्शन ए बैंक दर में कमी द्वारा रिड्यूसिंग बैंक रेट, या ऑप्शन बी है सीआरआर में वृद्धि द्वारा रेजिंग सीआरआर, या ऑप्शन सी है एसएलआर में वृद्धि द्वारा रेजिंग एसएलआर, या ऑप्शन डी है सरकारी प्रतिभूतियों के विक्रय सेलिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बैंक दर में कमी द्वारा। ठीक है, केंद्रीय बैंक द्वारा विस्फीतिक अंतराल को ठीक किया जाता है। कैसे? बैंक दर में कमी द्वारा केंद्रीय बैंक विस्फीतिक अंतराल को ठीक करने के लिए, विस्फीतिक अंतराल को ठीक करने के लिए बैंक दर में कमी करता है। ठीक है, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सेंट्रल बैंक जो है वो डिफ्लेशनरी गैप को करेक्ट कैसे करता है? बैंक रेट को रिड्यूस करके। अब देखो 17 नंबर क्वेश्चन है, 17वां प्रश्न है इस चैप्टर का। अतिरेक मांग दर्शाता है, एक्सेस डिमांड इंडिकेट्स। एक्सेस डिमांड जो है वो क्या इंडिकेट करता है? अतिरेक मांग क्या दर्शाता है? ऑप्शंस दिए हुए इसके, ऑप्शन ए है अल्प रोजगार संतुलन, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, या फिर ऑप्शन बी है पूर्ण से अधिक रोजगार संतुलन, ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, या ऑप्शन सी है पूर्ण रोजगार संतुलन, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पूर्ण से अधिक रोजगार संतुलन। अतिरेक मांग क्या दर्शाता है? पूर्ण से अधिक रोजगार संतुलन। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अतिरेक मांग पूर्ण से अधिक रोजगार संतुलन को दर्शाता है। एक्सेस डिमांड इंडिकेट्स ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। क्लियर है? नाउ 18th नंबर क्वेश्चन, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर इज एडी में, यानी एग्रीगेट डिमांड समग्र मांग जो है, एडी में वृद्धि के परिणाम स्वरूप निम्न में क्या होता है? यानी अगर एडी में एग्रीगेट डिमांड में इंक्रीमेंट हो, वृद्धि हो, तो उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन एडी? इसके ऑप्शंस देखो क्या क्या दिए हैं। ऑप्शन ए है निर्यात में वृद्धि, राइज इन एक्सपोर्ट, या ऑप्शन बी है उपभोग व्यय में वृद्धि, इंक्रीज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, या ऑप्शन सी है सरकारी व्यय में वृद्धि, इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, या ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी, ऑल द अबव। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑल द अबव। ठीक है, क्योंकि अगर एडी में यानी समग्र मांग में वृद्धि होता है, बढ़ोतरी होता है, तो उसके परिणाम स्वरूप क्या होगा? एग्रीगेट डिमांड या समग्र मांग जिसे हिंदी में कहते हैं, उसके बढ़ने से क्या होगा? निर्यात में वृद्धि, राइज इन एक्सपोर्ट होगा, और उपभोग व्यय में वृद्धि होगा, इंक्रीज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होगा, और सरकारी व्यय में भी वृद्धि होगा, इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी होगा। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑल द अबव। एडी के बढ़ने से क्या क्या होता है? तीनों होता है बीसी। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, काम का लगा है, तो प्लीज इसे लाइक जरूर करेगा। इतनी मेहनत की है, मेहनत एक लाइक तो बनता ही है यार। एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप लोग पहले की वीडियो नहीं देखे हो तो कमेंट बॉक्स में मैं लिंक दे रही हूँ, आप लोग देख लेना। ठीक है, और कमेंट करके बताओ आपको ये वीडियो कैसा लगा। एंड थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।